हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज जो ज्योग्राफी का है क्लास 8 मैंने 8वीं कक्षा का जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं उसका आज का अंतिम चैप्टर है। अंतिम चैप्टर वहां लिखा होगा मानव संसाधन। क्या लिखा है? मानव संसाधन, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव संसाधन निर्मित कहते हैं। लेकिन ये मानव संसाधन मैंने खुद की बात कर रहा है, यानी कि पृथ्वी पर एक मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ चुका था, अध्याय नंबर 3 में। ठीक है, यहाँ पे मानव संसाधन के बारे में पढ़िए तो लिखिएगा 1985 में इसकी स्थापना हुई। 1900 स्थापना हुई। क्या हुई? 1985 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और क्या हुआ था? लिखिएगा आयु, लिंग, संख्या, शिक्षा स्तर विशेषताओं को बदलते हैं। विशेषताओं को बदलते हैं, ये बताने की जरूरत है भाई। जहाँ पे आय, लिंग और संख्या, शिक्षा रहेगा वहाँ पे जनसंख्या बहुत बढ़िया रहेगी। कम जनसंख्या रहेगा सुखी रहेगी, ज़्यादा जनसंख्या रहेगी दुखी रहेगी। क्या रहेगी? दुखी रहेगी। और इससे ज़्यादा क्या होता है? इससे ज़्यादा क्या मैं बताऊँ? ठीक है, चलिएगा। अब इसको मिटा के थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। यही वाला जनसंख्या का वितरण किस आधार पर हुआ था? तो जनसंख्या का वितरण जो हुआ था तो लिखिएगा 90% से अधिक, 90% से अधिक आबादी रुकिए, 90% से अधिक आबादी 30% क्षेत्र पर रहती है। 30% भूमि पर रहती है। 30% भूमि पर रहती है, एक बात याद रखना है। ठीक है, इसमें से अगला लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। लिखिए बाबू, लिखना ही है बस, इसमें अब कुछ नहीं है। 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। 10 देशों में रहते हैं। हमारा लगा था कि इनमें से 40% से ऊपर तक खाल से एक चाइना भारत को मिला लेंगे तो हो जाएगा। कितना? 30% से ऊपर होगा। ठीक है, हंसी इसलिए बढ़ रहा है कि यार क्या क्या मैंने जनसंख्या ऐसे बड़ी है, लग रहा है कि ध्रुवीय की तुलना में, लिखिए मैंने ध्रुवीय की तुलना में, ये सभी जानते हैं कि बर्फ जहां रहता है उसकी तुलना में जहां पे धूप रहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा लोग रहने के लिए सेफ्टी महसूस करते हैं। ध्रुव की तुलना में, देखिए ध्रुव की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक जनसंख्या है। क्या है? अधिक जनसंख्या है, रहती है। ठीक है, क्योंकि ध्रुव पे क्या करेंगे, वहां पे ठंडा हमेशा रहता है, मर जाएंगे लोग। ठीक है, लिखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, तो विश्व में लिखिए चीन प्लस भारत में है। आपको यकीन है जो हमारा यूपी है, जो योगी जी हैं वो कम से कम अगर 50 को देश मिला लिया जाएगा ना, 50 देश मिला दिया जाएगा तो एक यूपी बनेगा। क्या बनेगा? एक यूपी बनेगा जनसंख्या के अनुसार। यानी कि 50 गो देश मिलेब तो एगो यूपी के जनसंख्या है। यानी कि 50 देश के चलावत ना सीएम योगी जी। कौन चला रहे हैं? सीएम योगी चला रहे हैं। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश ना, रे भाई उत्तर प्रदेश को चलाना सबकी बस की बात ना है। उत्तर प्रदेश कोई नहीं चला सकता है। उत्तर प्रदेश चलाने के लिए औकाते ना है किसी के पास, मैं कह रहा हूं। ठीक है, वो क्या चलाए थे? छोड़ो, राजनीति में घुसना। चलो देखिए, अब कह रहा है एशिया में रहते हैं ये वाला लोग। ये देखो एशिया में यहां से देख लो, ये सब एशिया। तो सबसे तक कहाँ लोग रहते हैं? एशिया में। यूरोप में रहते हैं। देख भैया, हई वाला सब यूरोप में रहते हैं, रह जो। ठीक है,
अफ्रीका में रहते हैं, ये वाला हिस्सा अफ्रीका में रहते हैं, जो कोनो बात नहीं का, ठीक है। अब कह रहा है कि मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में ये रहते हैं, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका में ये रहता है, और ओशिनिया में ये रहता है। यानी कि सबसे कम होता है ऑस्ट्रेलिया में, और सबसे ज्यादा है एशिया महाद्वीप में लोगों का जमजमावड़ा है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में जमजमावड़ा है, ठीक है। अब मानव संसाधन के अंदर देखिए जापान है, रूस है, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत और चीन। कह रहा है कि 200, 400, 6000, 8000, 10000, 12000, 1400 और 1600, मैंने कह रहा है कि जनसंख्या मिलियन में है, तो कितना है, तो सबसे ज्यादा चीन में, उसके बाद भारत, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राजील। कम से कम इतना याद रखिएगा, कम से कम इतना याद रखिए, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राजील में, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है तो नहीं जानते तो जान लीजिएगा। जनसंख्या जो घनत्व होता है वो भूमि के इकाई क्षेत्र में रहने वाले, माने 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो लिखिएगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति, 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर लिखना पड़ा, क्षेत्रफल होगा ना यार, रुकिए एक मिनट। 1 किलोमीटर, ठीक है, प्रति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में, एरिया में रहने वाले लोग, वाले लोग को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा भारत की जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 382 है। कितना है, 382 क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। बात खत्म, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं कुछ पूछेगा आपसे, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब कह रहे हैं कि प्रभावित करने वाले कारक, कह रहे हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते थे, देखो सामाजिक कारण होता है, आर्थिक कारण होता है, भौगोलिक कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है, स्थलकृति होता है, उसकी जलवायु होती है, मृदा होती है, जल होता है और खनिज होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। सामाजिक कारक क्या होता है, समाज में अगर बढ़िया से लोगों को नहीं रहने दीजिएगा तो लोग समाज में नहीं रहेंगे, समाज में नहीं रहेंगे, समाज छोड़ के चले जाएंगे। सामाजिक कारण मैंने क्या, सामाजिक कारण मैंने सबको, सबको एक समान देखना, क्या है, सबको, सबको एक समान, एक समान न दिखना, न देखना, यानी कि भेदभाव करना। क्या करना, यानी कि क्या कर देना, भेदभाव अगर करिएगा तो वहां से लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। भौतिकरण में, भौगोलिकरण में क्या होता है, भौगोलिकरण के अंतर्गत ये होता है कि देखिए वहां पे जमीन रहने लायक है कि नहीं है, क्या वहां पे बारिश होता है, यहाँ पे जलवायु बदलती है कि हमेशा धूपे रहता है, हमेशा बारिशें होता है, या हमेशा वहां पे ठंडे रहता है, ये होता है भौगोलिक कारक, ठीक है। चलिएगा, अगर सांस्कृतिकरण की मैं बात करूं, सांस्कृतिकरण क्या होता है, तो कभी कभी सांस्कृतिकरण में जानते हैं, कभी कभी ऐसे कम्युनिटी के लोग होते हैं जहां उनकी जनसंख्या कम होती है तो वहां से उसको मार के भगा दिया जाता है। जैसे अब कहेंगे कि देखिए दलाई लामा जब चीन से भाग रहे थे, चीन में जो मुसलमान हैं उनको इज्जत नहीं दिया जाता है तो वहां से छोड़ के भागेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू है तो वहां से छोड़ के भाग जाएंगे, उनकी संस्कृति भी और जाएगी। आर्थिक कारण में पैसा के आधार पर, मान लीजिए कि हमें रहना है मुंबई शहर में, मुंबई शहर में, लेकिन मुंबई शहर का हमको बिजली का रेंट टोंट भाड़ा नहीं दिया जा रहा है, तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा बताइए, ये कैसे होगा, इतना नहीं होगा, तो जी सर नहीं होगा, ठीक है। आर्थिक कारण भी हो सकता है। आगे अगर मैं देखूंगा, आगे अब कह रहा है कि स्थलकृति, सही बात है, स्थलकृति में भूमि समतल होनी चाहिए भाई, भूमि की स्थिति मायने रखती है। क्या रखती है, भूमि की स्थिति, भूमि की स्थिति मायने रखती है, मायने रखती है, रखती है। अब कोई पहाड़ पे नहीं ना रह जाएगा, एग्जाम्पल में कोई पहाड़ पे नहीं ना रहेगा, पहाड़ पर, पहाड़ पे कोई नहीं ना रहेगा तो कहेंगे जर्सन नहीं। अच्छा जल, देखिए जल, जल भी आसानी से जल की पूर्ति होनी चाहिए, आसानी से, आसानी से जल की पूर्ति होनी चाहिए। थोड़ा घर से फोन आ रहा है, ठीक है। आसानी जल से क्या हो जाता है, पूर्ति होना चाहिए। हेलो,
हेलो, हेलो, सुन पा रहे हैं? चलिए, यानी कि जहां इंसान अगर रहेगा वहां जल नहीं रहेगा तो किसी तरीका से वो क्या करेगा? वहां पे जल नहीं रहेगा तो क्या करेगा? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसमें पहला अगर मैं कहूं स्थल कृति के बारे में, स्थल कृति के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्थल कृति में क्या लिख सकते हैं? स्थल कृति में वही लिख सकते हैं जैसे कि मैं, रुकिए, स्थल कृति थोड़ा सा आपको लिखवा ही देते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखवा देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा लगे। सबसे पहले स्थल कृति कहाँ? स्थल कृति, अच्छा स्थल, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ठीक? लिखिएगा स्थल कृति में गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र जो होता है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है। आप भी जानते हैं, क्या जानते हैं? आप भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग आसानी पूर्वक सब कुछ मिल जाता है। लोग मैदान में रहना पसंद करते हैं और कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का लाभ, लिखिएगा लोग, लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यहां पर लोग कृषि एवं परिवहन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। अब इससे आगे कुछ नहीं लिखना है, इससे आगे किसी भी तरीका से आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर लिखना है जल तब मानव एवं कृषि के ताजा एवं स्वच्छ जल चाहिए। जल क्या चाहिए? लिखवा दिए हैं। जल हमको क्या चाहिए? जल हम लिखवा दिए हैं। किसी भी जगह पे जल हमको अच्छा चाहिए। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी क्या होना चाहिए? तो लिखिएगा मिट्टी, लिखिएगा, अरे भाई क्या हो गया, लिखिए मिट्टी, मिट्टी सपाट एवं, सपाट एवं उर्वरक होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, मृदा कैसा चाहिए? वैसा ना चाहिए जहां पे आराम से बिना खाद पानी का सब कुछ हो जाए। अगला है खनिज, क्या है? आगे हम लिखेंगे खनिज, आगे लिखेंगे खनिज। खनिज क्या है भैया? खनिज क्या कहता है? लिखिएगा जोहान्सबर्ग, लिखिएगा जोहान्सबर्ग में हीरा, सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है। मध्य पूर्व में तेल, अगर कहेगा कि वहां पे मध्य पूर्व में क्या पाया जाता है तो मध्य पूर्व में तेल पाया जाता है, मध्य पूर्व में तेल पाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला अगर मैं कहूं तो क्या है दोस्त? अगला है जलवायु। क्या है? जलवायु। अच्छा, जलवायु मतलब क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? तो जलवायु लंबे समय के बाद बदलता है, लेकिन मौसम छने छने बदलता है। ठीक है, क्या करता है? छने छने बदलता है। तो जलवायु के बारे में लिख लीजिएगा कि लोग, लोग चरम जलवायु, चरम जलवायु क्षेत्रों जैसे, जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय, रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों से बचते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से क्या करते हैं? बचते हैं। आगे लिखिएगा, अगला ऐसे लाइन बना के लिखिएगा, लोग, लोग सुहावने और और गर्म मौसम, गर्म मौसम पसंद करते हैं। लोग सुहावने और गर्म मौसम पसंद करते हैं। अब लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है, अब बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं पसंद है। बहुत ज्यादा क्या है बाबू? ठंडी भी पसंद नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में। अब कह रहा है कि अर्थशास्त्र, क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र में माने इकोनॉमिकल बात होती है। किसकी बात होती है? इकोनॉमिकल बात होती है, पैसा रुपया का। तो लिखिएगा कि रोजगार, रोजगार के, रोजगार के बड़े अवसर, अवसर वाले स्थान
स्थान माने जहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार होता है वहां पे लोग जाने के लिए उत्सुक होते हैं, जाके अपना काम करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो सब कौन हो जाता है? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले न्यूयॉर्क आ जाएगा। सभी लोग कहाँ जाना चाहते हैं? न्यूयॉर्क। उसके बाद कहाँ जाना चाहते हैं? लंदन। चाहे लंदन जो है चाहे न्यूयॉर्क जो है, लेकिन रहिए अपना घरे में, रहिए अपना घरे में, कमैया अपना घरे में। ठीक है, चलिएगा। अब है जनसंख्या परिवर्तन। कह रहे कि जनसंख्या परिवर्तन कैसे कैसे होता है, इसके बारे में खूब बढ़िया से जान लेते हैं कि जनसंख्या आखिर में परिवर्तन होता कैसे है। तो सुनिएगा मेरे भाई, जनसंख्या परिवर्तन देख लीजिएगा। कह रहे कि 1820 में दुनिया की आबादी 1 बिलियन थी, लेकिन 1970 में 3 बिलियन हो गई। जनसंख्या इसे विस्फोट कहते हैं, यानी कि जनसंख्या का अचानक बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब तक 8.2 बिलियन से अधिक लोग हो चुके हैं। अब इसके कारक कौन कौन होते हैं? तो पहला कारक होता है जन्म दर, यानी कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और कह रहा है मृत्यु क्या होता है? तो 1000 लोगों पर मृत्यु की संख्या होती है। प्रवासन क्या होता है? प्रवासन में मानव कारक बहुत जरूरी होता है। क्षेत्र के भीतर या बाहर आवागमन को प्रवासन कहते हैं। प्रवासन का मतलब होता है किसी क्षेत्र में आना या किसी क्षेत्र से जाना, प्रवासन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवासन कहलाता है। इससे ज्यादा आपको अब नहीं कुछ पूछेगा। ठीक है, चलिएगा। अब जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, पूरा टोटल आपको बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, अब एक आता है प्रवासन, एक होता है प्रवासन। प्रवासन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भैया उत्प्रवासी। क्या होता है? उत्प्रवासी। ठीक है, प्रवासन में एक उत्प्रवासी। उत्प्रवासी का मतलब होता है अपने देश को छोड़ने वाले लोग, अपने देश को छोड़ने वाले लोग को उत्प्रवासी कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, ऐसे लोग जो अपने देश से बाहर गए हों। एग्जाम्पल में सूडान में सब के सब क्या है? बाहरी लोग भरे हुए हैं। ठीक है, अप्रवासी मतलब होता है नए देशों में बसने वाले लोग। अगला होगा यही, अच्छा अगला नहीं लिखे, ठीक है, गलती से लिखा गया होगा। ये हो गया है अप्रवासी, लिखेगा अप्रवासी। ठीक है, एक होता है उत्प्रवासी। उत्प्रवासी का मतलब होता है अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में बसने वाला। अप्रवासी का मतलब होता है कि किसी बाहरी देश से अपने देश में आने वाला। ठीक है, ये लोग अपने देश में रहते हैं बाहर से आकर। जैसे कि अमेरिका में गए, कमा के फिर घर आ गए, तो कहेंगे जी सर। एग्जाम्पल के अगर तौर में मैं बात करूं तो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया लिख लिया। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जैसे अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये लोग अपने देश में रहते हैं बाहर से आकर। ठीक है, यानी कि अर्थात हम इसके एक और शब्द में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाहर से आए हुए लोग, बाहर से आए हुए अपने देश। ठीक है, जो बाहर से अपने देश आते हैं उस प्रक्रिया में ये बात लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा, ये देख लीजिएगा, ये जनसंख्या का क्या होता है? कह कि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना। ठीक है, यदि, अच्छा सही बात है भाई, एक बात बताओ, अगर मृत्यु दर कम हो जाएगा और जन्म दर ज्यादा हो जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। यदि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अगर बराबर हो जाएगा, मृत्यु दर और जन्म दर, तो क्या हो जाएगी? तो उस समय जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है, बराबर रहती है। यदि जनसंख्या क्या हो जाए, मृत्यु ज्यादा हो और जन्म कम हो, तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? घटोतरी हो जाएगी। जनसंख्या क्या हो जाएगी? घटोतरी हो जाएगी। एक बात याद रखना, ठीक ना। इस तरीका से है जहां जहां पे भारी जनसंख्या देखने को मिल रही है। जनसंख्या माने कैसे? जनसंख्या का जो विस्तार देखने को मिला है इस तरीका से मिला है। ठीक है, चलिएगा, ये है भैया, अगला है आपका अप्रवासी जनसंख्या परिवर्तन का पैटर्न। कह रहे कि अप्रवासी जनसंख्या का पैटर्न कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके बारे में क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है? जनसंख्या में कह रहा है कि शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग, स्वास्थ्य, व्यवसाय जैसे कारकों पर आधारित है। सही बात है, जनसंख्या का जो संरचना होता है वो शैक्षिक आधार पर
शैक्षिक आधार का स्तर क्या है, आय कितनी है, लिंग कितनी है, और व्यक्ति स्वास्थ्य कितना रहता है, और व्यवसाय किस प्रकार का करता है, उस पर जनसंख्या संरचना का क्या रहता है, भार बना रहता है, या उसके आधार पर बंटवारा होता है। ठीक है, देख कह रहा है कि 0 से 15 वर्ष आयु को युवा कहते हैं, 15 से 65 वर्ष के लोगों को कामकाजी आबादी में रखते हैं, अब 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग आश्रित आबादी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 15 से 65 वर्ष की उम्र के लोग पैसा कमा सकते हैं, 65 वर्ष के बाद वही पैसा को बैठ के खा सकते हैं। आय जो लिंग होता है, आय लिंग, ये क्या है, यह पिरामिड आश्रित और कामकाजी आबादी का एक विशिष्ट उदाहरण है। यानी कि एक पिरामिड बनता है, क्या बनता है, पिरामिड। पिरामिड अभी हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, यही है पिरामिड, क्या है, यही पिरामिड है। ठीक है, जनसंख्या का संरचना का पिरामिड है। अच्छा, थोड़ा सा बैक जाएं क्या, अच्छा इसके बारे में ना लिखा है क्या, ये जनसंख्या संरचना के बारे में ना लिखा है क्या, जनसंख्या जनरचना हो गया ना। चलिए, ये हो गया है। देखिए पिरामिड के बारे में देखिए, ये कह रहा है कि केन्या का जनसंख्या पिरामिड है, केन्या का जनसंख्या पिरामिड है। ये देख लीजिएगा, डैश 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 आगे बढ़ रहा है, इधर वाला मेल है, इधर वाला फीमेल है। उसके बाद क्या है, भारत का जनसंख्या पिरामिड, बाप रे बाप, फीमेल देख लीजिए और मेल देख लीजिए, आपके ऊपर। ठीक है, कितना वरिष्ठ का कितना कितना कम है। भारत में अभी फिलहाल में सबसे पीक पर कौन है, सबसे पीक पर कौन लोग है, तो सबसे पीक पर जो भारत का भी लोग है वो कितना है, वो है, हमको लग रहा है ये 20 से लेकर 24 और 25 के बीच में ये पीक पर लोग हैं। यानी कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा युवा है। अगर मोदी सरकार चाहे तो इन युवाओं को क्या कर सकती है, इन युवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आज का पूरा टोटल कहानी। कहानी होता है समाप्त। अब हम थोड़ा सा, हमको वक्त दीजिए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी। क्या, एनसीईआरटी का तुरंत हम ले आते हैं पैटर्न, क्या ले आते हैं, आपका एनसीईआरटी का आपका मैं किताब लेके खोलता हूं और किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। ठीक है, मुझे 10 सेकेंड का समय दीजिए बाबू। ठीक है, तो कहेंगे जी सर। ठीक है दोस्त, बाय बाय। मैंने बाय बाय ना, मैंने 10 सेकेंड का थी बाय बाय, अभी आ रहे हैं। चलिए तो अब हम देखेंगे अध्याय 6 जो मानव संसाधन है, इसका पूरा थ्योरी आपको अच्छी तरीके से लिखा चुके हैं बाबू, खूब बढ़िया से लिखवा दिए थ्योरी, जो कि एग्जाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब लिखवा दिए। अब हमको जो लिखाना है, वो हमको जो अब पढ़ाना है, वो क्या पढ़ाना है, मुझे जो पढ़ाना है, इसका एनसीईआरटी का पूरा वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब होता है कि मतलब एकदम लाइन बाय लाइन खींच के पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा, आज शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। यानी कि जो लोग होते हैं, यानी कि मानव जो होते हैं, एक प्रकार के संसाधन होते हैं पूरा विश्व में। तो कहेंगे सही बात है भाई, संसाधन के रूप में हम लोग हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। यानी कि जब प्राकृतिक में विद्यमान कुछ वस्तुओं को हम अपने उपयोगिता के लायक बनाते हैं, तब हमारा जो सामान होता है हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करते हैं। जैसे कि पेड़ को काट के फर्नीचर बनाने ला, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन जो होता है, संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। क्या करते हैं, विकास करते। सही बात है, हम लोग अपना विकास क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जब जरूरत है तभी विकास करेंगे। हमें जरूरत थी कि हमें ईंटा का घर चाहिए तो विकास किए ईंटा, गाड़ी की जरूरत है, लोहा का विकास किए, गाड़ी मिला हम लोगों को। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में सामान्य रूप से वितरित नहीं है, माने हम लोग माने बंटवारे के रूप में नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आय और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। सही बात है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। सही बात है, ठीक है। ये मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, आपके विचार से विश्व में कितने लोग होते हैं, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, ये कह रहा है कि मेरे गांव में 1000 बच्चे, मैंने इस तरीका से ये बता रहा है। ठीक है, चलिएगा। यानी किसी भी तरीका से मानव संसाधन तभी हो सकता है जब उसके अंदर कौशल का विकास हो जाए। ठीक है, कौशल का विकास हो जाए। ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक के प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता की प्रोत्साहित करना होता है। एक बात याद रखना, ठीक ना। चलिएगा आगे। कह रहे कि जनसंख्या का वितरण क्या है,
कह रहा कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत, देखिए एक ही बतिया क्लास 6 में भी, एक ही बतिया क्लास 7 में, थोड़ा मॉडिफाई करके दिया है, ठीक है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं, कुछ विरल बसे हुए, जैसे मैं कहूँगा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में जनसंख्या नहीं है, और वहीं यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, रेल की जनसंख्या है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र, उच्च अंशांशीय क्षेत्र, उच्च कटिबंधीय मारुस्थलों और उच्च पर्वतों और विश्वतीय वनों के क्षेत्र में बहुत ही कम लोग रहते हैं। सही बात है, भारत में कह देंगे कि अब चले जाइए कि पहाड़ों पर कितने लोग रहते हैं, तो ना के बराबर रहते हैं सर, ना के बराबर रहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि एशिया उत्तरे में, एशिया कहाँ है, उत्तरे में, ठीक है। विश्व कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो हमारे यहाँ रहते हैं, चाइना के बाद, ठीक है। एशिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, मध्य दक्षिणी उत्तरी अमेरिका। ये थोड़ा सा आपका चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया, ठीक है। महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा किस में रहते हैं, तो एशिया में, दूसरा यूरोप में, तीसरा अफ्रीका में, चौथा मध्य दक्षिणी, पांचवा उत्तरी अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया में। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, सबसे ज्यादा जापान, रूस, नाइजीरिया, इस तरीके के, यूएसए, भारत में सबसे ज्यादा, चीन में सबसे, चीन उसके बाद भारत, ठीक है। यहाँ पे आंकड़ा दर्शाया गया है कहाँ कितनी जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। चलिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को ये दर्शाया गया, ठीक है। चलिए, कारक जनसंख्या घनत्व, कारक पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर, माने 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैंने कहा है कि संपूर्ण अगर विश्व का जनसंख्या घनत्व निकाला जाए तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 51 ही व्यक्ति रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। सिंपल बात है, सबसे ज्यादा जनसंख्या की आबादी एशिया में है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। कितना? 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा है दिल्ली का, उसके बाद बिहार का, ठीक ना। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभा भवन का आकार, यहाँ से पढ़िए, जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब कक्षा खुला खाली दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभा का भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखाई देता है। सिंपल बात है, जैसे मंत्री विधायक का भाषण होता है तो नहीं देखते हैं किस में कितना भीड़ है। चलिए, कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक। जनसंख्या वितरण कौन कौन प्रभावित करता है? आप जानते हैं कि सबसे पहले भौगोलिकरण आ जाती है। भौगोलिकरण पहला स्थल कृत्य, मैंने वहां की जमीन कैसी है, समतल है कि नहीं है। कारण कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। सही बात है, हम क्यों जाएंगे उत्तराखंड वाले एरिया में, क्यों जाएंगे? बढ़िया से घर बनाएंगे, बाढ़ आएगा, दहवा के लेके चला जाएगा। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। ठीक है। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। सही बात है भैया। अब कह रहा है मृदा, कह रहा है कि मृदा उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहुई, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। क्या है? घने बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है। जल, कह रहा है कि लोग उन क्षेत्र में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मारुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज, कह रहा है खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। सही बात है, जहां बढ़िया खनिज मिलेगा। अच्छा बताओ, हम पटना में सभी लोग क्यों आके बसे हैं? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा बढ़िया मिलता है।
नहीं तो इससे अच्छा चले जाओ समस्तीपुर चले जाओ, मुंगेर चले जाओ, जाके बसो, नहीं बसेगा। हाजीपुर में चले जाओ, नहीं बसेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ मिल जाता है, मार्केटिंग भी बढ़िया है, बाजार भी बढ़िया है, शिक्षा भी यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया है, जहाँ सर बहुत बढ़िया और टीचर है मिल जा रहे हैं। ठीक है, मुकेश सर भी तुम लोग को पढ़ाई दे रहे हैं। चलिए, जहां मिलेगा वहीं पे जनसंख्या निवास करती है। बाप रे बाप, हम लोग लाभ की ओर जाते हैं, लाभ लाभ किधर मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक है। रे ये मत देख रही राखी बड़ी महंगा हुई सही, ये धागा लौकता लेकिन बड़ी महंगा राखी बड़ी सही, बड़ी यानी पर कितना पैसा खर्चा कोई हम जानते नहीं। ठीक, चलिएगा। और आर्थिक कारक, कह रहा है कि आर्थिक कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र जानते हैं। सांस्कृतिक कारक क्या होती है? धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण देखिएगा। बहुत ज्यादा वाराणसी में लोग घने आबादी में बसे हुए हैं, और वहां पे जब गंगा या होता है आरती, मजा आता है। ठीक है, अब है भैया सामाजिक कारक, कह रहा कि अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, उदाहरण के लिए क्या है भैया? पुणे है। ठीक है, अब है जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे चित्र इतना में दिखाया गया है। क्योंकि ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। इंसान जन्मता ज्यादा है लेकिन मरता कम है। ठीक है, मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। उस समय ना उचित स्वास्थ्य थी, नहीं सुविधाएं थी, ना वहां पे बच्चों को या माँ को बचाया जा सकता था। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में असक्षम नहीं थे। ठीक है, कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। कितना अरब? 1 अरब हो गई थी। लेकिन अब बाप रे बाप, ठीक है। कह रहा है कि 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। माने अचानक जनसंख्या में वृद्धि हो जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे जनसंख्या विस्फोट हुआ है। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या दुगुनी माने 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। हमारे 5 है भारत में। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है कि जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। माने 1000 संख्या पर कितना व्यक्ति मर जाता है, तो मरने वाले को ऊपर जीवित वाले को ऊपर, मरने वाले को 1000 को नीचे, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे जैसे कि 943 मान लीजिए भारत का हो, मान लो 943 भारत का लिंगानुपात इस तरीका से। किसी क्षेत्र में विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास का मतलब होता है कि जब लोग एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा प्रवासी आ गए हैं, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जो जन्मते हैं मरना भी उतना ही जरूरी है, नहीं तो संतुलन खराब हो जाएगा। ठीक है, संतुलन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व में देखिएगा इस तरीका से, अगर जन्म दर ज्यादा मृत्यु दर कम तो जनसंख्या वृद्धि होगी। जनसंख्या स्थिर कब रहेगी? दूगो जन्मल दूगो मरल, वृद्धि मतलब ऐसी रहेगी। जनसंख्या में कमी कब हो जाएगी? ठीक है, मृत्यु हो गया 4 गो, मर गया 2 गो, सिंपल बात है। विश्व के जनसंख्या के बढ़ने का, थोड़ा सा इधर आ जाओ रे भाई, इधर आ जाओ, चलिएगा। देखिए,
विश्व के जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवासी माने जाना, अप्रवासी माने आना। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जाता है। सही बात है। अगर हमारे ही भारत के लोग विदेश क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। अगर उनका पेमेंट अगर यहीं पे इतना हो जाता तो विदेश काहे लिए जाते? थोड़ा बताओ तो। चलिएगा। कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप कह रहा कि जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंच है। ठीक है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ मृत्यु दर में कम हो गई। सही बात है। पहले 20 बच्चा, 12 बच्चा, 10 बच्चा होता था, मुश्किल से 1-2 बच्चा जीता था, लेकिन अब 10 हो जाए 10 बच जाए। ठीक है। अभी भी अधिक है जिससे वृद्धि दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि जनसंख्या में मेडिकल के आ जाने से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही, क्योंकि आजकल लोग जन्मते 5 है तो 5 को बचिए जाते हैं, मरता नहीं है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि की दर क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दर क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। ठीक है। चलिए ये देख लीजिएगा, जहां जहां गड्ढा है, ठीक है, वहां पे यहाँ पे ऐसी संख्या, यहाँ पे इस ऐसी समस्या देखने को मिली है। जनसंख्या संगठन क्या होता है इसके बारे में पढ़िए। कारक जनसंख्या का संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा विकास होगा, कोई बात नहीं है। 10 लोग हैं, विकासशील लोग हैं, उनके अंदर बढ़िया से शिक्षित हैं, तो लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। लोग अपनी आय, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सही बात है भाई, भिन्न होते हैं। ये देख लीजिएगा। कह रहा है कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। अच्छा, सभी लोग मिल के गाओ और पैसा लेकर आओ, मालिक के हाथ में दे दो, मालिक आगे का काम क्रम देखेगा। ठीक है। लोग इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को क्या करता है? दर्शाता है। सही बात है। जनसंख्या संरचना को दर्शाता है कि अगर मान लीजिए कि पूरा अगर देश में कोई जनसंख्या एक बराबर है, 10 रुपया भी अगर कमा के ला रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भारत की जीडीपी में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। ठीक। चलिए, कह रहे कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। यानी कि जनसंख्या पिरामिड है, उसमें ये दर्शाया जाता है कितने लोग कौन से व्यवसाय लायक हैं, कौन से व्यवसाय लायक नहीं है। यूपी बिहार वाले क्या करते हैं? बोरा ढोने के लायक है। ठीक है। जिसे आय लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, किसको किसको दर्शाता है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। ठीक है। पर जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग को दर्शाती है। इस तरीके से पिरामिड आपको दिखाएगा।
इस तरीका से आपको पिरामिड देखिए। त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है, तो ये करें कि जनसंख्या पिरामिड है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये जनसंख्या पिरामिड है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बच्चों का बात, बच्चे का बात पढ़ना गलत बात है ना। चलिएगा, कह रहा है कि में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों को माने 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतक की संख्या को दर्शाता है। यानी कि सबसे ऊपर वाला पिरामिड जो था वो किसको दर्शाता है, तो आप कह सकते हैं क्या दिक्कत है भाई, सबसे ऊपर वाला जो है वृद्ध को दिखाता है और सबसे नीचे वाला नौजवान को दिखाएगा। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित वायु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 में 15 से 65 वर्ग के जो लोग होते हैं वो बहुत कार्य करते हैं। भारत में अभी यही जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। अभी भारत के पास मौका है, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोगों बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है, केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, यह है केन्या का पिरामिड। ठीक है, चलिए। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा वायु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। चलिए आगे, कर कि जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। कर कि घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन कृषि राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि भारत में हम लोग इस रूप में हैं। ये जापान का पिरामिड देख लीजिएगा कि हम लोग बहुत बढ़िया है कि हम लोग का कुछ भी लोग होता है तो चाहे उस शादी ब्याह खातिर पढ़ो सा, लेकिन 10-12 जरूर पढ़िए सा ताकि हमारी शादी हो सके। क्या हो, क्या हमारी शादी हो सके। ठीक है, सही को चिन्हित करिए, ये आपके लिए है लेकिन फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सही को चिन्हित करिए। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। किसी विशेष क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु दर प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या वितरण किसी दिए हुए। कह रहा है कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म, मृत्यु और विवाह। जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर डी। 1999 में विश्व की संख्या लगभग में 1 अरब थी। ये प्रश्न उत्तर को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आय लिंग संगठन का आलेखनीय रूपांतर है। जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों बड़े नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण होता है। ठीक है, चलिएगा, ये हुआ आपका क्लास 8 एनसीईआरटी का पूरा आज अध्याय समाप्त हुआ। आप लोग अंततः लोगों को राजा से या राजा को लोगों से मुक्ति मिल ही गई। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखते रहिएगा क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें आपका अपना परिवार है आस एजुकेशन परिवार। मैं मुकेश कुमार इस परिवार का छोटा सा हिस्सा हूँ जो आपको रेगुलर एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए हाजिर होता हूँ। ठीक है दोस्त, बाय बाय।